दोस्तों, जब भी हम महाराणा सांगा का नाम सुनते हैं ना, तो जहन में क्या आता है? शौर्य, वीरता और मेवाड़ का वो गौरवशाली इतिहास, है ना? लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी, इतनी शानदार विरासत के बाद जो गद्दी पर बैठता है, उसके कंधों पर उम्मीदों का कितना बड़ा पहाड़ होता होगा। और यही वो सवाल है जो हमें मेवाड़ के इतिहास के एक सबसे उथल-पुथल वाले दौर में ले जाता है। ये कहानी है राणा विक्रमादित्य की, एक ऐसा शासक जिसकी अपनी ही कमजोरियों ने, आप कह सकते हैं, मेवाड़ को बर्बादी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। तो हुआ यूं कि 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब इतने बड़े शासक के जाने के बाद मेवाड़ में एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब एक सत्ता का खालीपन सा आ गया था। उनके बेटे रतन सिंह द्वितीय गद्दी पर तो बैठे, लेकिन किस्मत देखिए, 1531 में उनकी भी मृत्यु हो गई। मतलब मेवाड़ की मुश्किलें कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गईं। और इसी अनिश्चितता के माहौल में मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया गया राणा विक्रमादित्य को। ये राणा सांगा और उनकी हाड़ी रानी कर्णावती के पुत्र थे। अब मसला ये था कि विक्रमादित्य उम्र में छोटे थे, नाबालिग थे, तो जाहिर है उनकी माँ रानी कर्णावती ने एक संरक्षिका के तौर पर, मतलब एक रीजेंट के रूप में, राजकाज की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यहीं से मेवाड़ की कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है, क्योंकि सच तो ये है कि मेवाड़ का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं था, बल्कि खुद शासक विक्रमादित्य का अपना स्वभाव ही राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। उनके तौर तरीकों ने मेवाड़ को तबाही की राह पर धकेल दिया। तो आखिर क्या थी वो खामियां? देखिए, विक्रमादित्य की नाकामयाबी के बीज ना उनके अपने ही चरित्र में थे। पहली बात, वो हद से ज्यादा घमंडी और गुस्सैल थे। दूसरी बात, वो खुलेआम भरे दरबार में अपने सामंतों, अपने नोबल्स की बेइज्जती कर देते थे। जरा सोचिए, उन्हीं सरदारों की जिनकी वफादारी पर मेवाड़ की नींव टिकी थी। और तो और प्रशासनिक और सैन्य मामलों में तो कोई कौशल था ही नहीं। यहाँ तक कि उनका व्यवहार इतना बुरा था कि उन्होंने अपनी ही भाभी कृष्ण भक्त मीराबाई को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी प्रताड़ित किया। परीक्षा के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक शासक का व्यक्तिगत चरित्र पूरे राज्य का भविष्य तय कर सकता है। और जाहिर सी बात है, जब घर कमजोर होता है तो पड़ोसियों की नजर तो पड़ती ही है। मेवाड़ की ये जो अंदरूनी कमजोरी थी, ये किसी से छिपी नहीं थी। और गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, उसकी तो गिद्ध जैसी नजरें पहले से ही चित्तौड़ पर गड़ी हुई थी। उसे अपना मौका बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है विक्रमादित्य के शासनकाल का वो सबसे काला अध्याय। चित्तौड़ की घेराबंदी, गुजरात के सुल्तान का वो हमला जिसने मेवाड़ के इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो ये जो हमला था, ये 2 हिस्सों में हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तारीखें परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला हमला हुआ 1533 ईस्वी में। उस वक्त रानी कर्णावती ने बड़ी सूझबूझ दिखाई और एक बड़ी रकम देकर संधि कर ली, मामले को टाल दिया। लेकिन ये तो बस कुछ वक्त की मोहलत थी। ठीक 1 साल बाद 1534 में बहादुर शाह फिर से लौटा, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी तैयारी के साथ आया था। अब यहीं पर इतिहास की एक बहुत मशहूर कहानी सामने आती है, राखी की कहानी। और यहाँ हमें लोक कथा और ऐतिहासिक तथ्य के बीच का फर्क समझना होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोक कथा तो ये कहती है कि रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर एक भाई के नाते मदद मांगी थी। लेकिन जब हम ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालते हैं तो इस बात का कोई समकालीन सबूत नहीं मिलता। ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी बहुत बाद में कर्नल जेम्स टॉड जैसे लोगों ने लोकप्रिय की, क्योंकि हुमायूं के अपने संस्मरणों में या उस दौर के किसी भी फारसी दस्तावेज में इस राखी का कोई जिक्र नहीं है। एक तरफ तो शासक विक्रमादित्य मैदान में नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ चित्तौड़ के रक्षकों ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल की थी। देखिए क्या हुआ। रानी कर्णावती ने सबसे पहले एक माँ का फर्ज निभाया और अपने दोनों बेटों विक्रमादित्य और छोटे उदय सिंह को सुरक्षित उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया। फिर उन्होंने एक रानी का फर्ज निभाया, सिसोदिया वंश की आन बान शान के लिए सभी मेवाड़ी सरदारों को एक किया। देवलिया के रावत बाग सिंह को सेना की कमान सौंपी गई कि वो केसरिया का नेतृत्व करें। और तो और राणा सांगा की एक और विधवा रानी जवाहिर बाई ने तो खुद ज़िर बख्तर पहनकर दुश्मन पर धावा बोल दिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। और जब राजपूतों को लगा कि अब जीतना मुमकिन नहीं है, तो वो क्षण आया, 8 मार्च 1535। ये तारीख याद रखिएगा। इस दिन रानी कर्णावती के नेतृत्व में 13,000, जी हाँ 13,000 महिलाओं ने अपनी आन बान और सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की ज्वाला में खुद को समर्पित कर दिया।
ये चित्तौड़ के इतिहास का दूसरा साका और जौहर था, बलिदान की एक ऐसी गाथा जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। चित्तौड़ बाहरी दुश्मन के हाथों तो हार चुका था, लेकिन विक्रमादित्य की किस्मत का फैसला अभी बाकी था, और उसका फैसला होना था एक अंदरूनी साजिश से। अब खतरा बाहर से नहीं, बल्कि महल की दीवारों के अंदर से ही आने वाला था। आप सोच सकते हैं, चित्तौड़ की इतनी बड़ी तबाही, अपनी माँ का इतना बड़ा बलिदान, इसके बाद तो कोई भी इंसान सुधर जाए। लेकिन विक्रमादित्य, उसका घमंडी स्वभाव जरा भी नहीं बदला। वो वापस आया और उसने फिर से वही काम शुरू कर दिया, अपने सरदारों की बेइज्जती करना। अब तो सामंतों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने मिलकर उसे महल में ही नजरबंद कर दिया। और इसी मौके का फायदा उठाया एक और शख्स ने, जिसका नाम था बनवीर। अब ये बनवीर कौन था? ये राणा सांगा के बड़े भाई ओडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी से उत्पन्न पुत्र था। उसने देखा कि राजा नजरबंद है, किसी को पसंद नहीं है, और बस सत्ता के इसी खालीपन और विक्रमादित्य की अलोकप्रियता को उसने सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी बना लिया। मनवीर ने अपना खेल बहुत शातिर तरीके से खेला। सबसे पहले उसने बचे खुचे नाराज सैनिकों और सामंतों को विक्रमादित्य के खिलाफ और भड़का दिया। फिर उसने एक चाल चली। उसने दीपदान उत्सव का आयोजन करवाया ताकि सबका ध्यान नाच गाने और जश्न में लगा रहे, और इसी जश्न की आड़ में 1536 में वो सीधा विक्रमादित्य के कमरे में घुसा और उसकी हत्या कर दी। लेकिन बनवीर यहीं नहीं रुका। उसका काम अभी अधूरा था। मेवाड़ के सिंहासन की आखिरी और असली बाधा अभी जिंदा थी, नन्हा राजकुमार उदय सिंह। तो अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे काले अध्याय का मेवाड़ के इतिहास पर क्या असर पड़ा? ये एक ऐसी कहानी है जहां एक तरफ आपको कायरता और विश्वासघात दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ उसी अंधेरे से उम्मीद और असाधारण वीरता की एक ऐसी किरण निकलेगी जो इतिहास में अमर हो गई। और वो किरण थी पन्नाधाय। जब बनवीर अपनी नंगी तलवार लेकर उदय सिंह को मारने के लिए दौड़ा, तो उनकी धाय मां पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति का वो उदाहरण पेश किया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने मेवाड़ के कुल दीपक को बचाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े, अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और अपनी आंखों के सामने बनवीर को अपने ही बेटे की हत्या करते देखा। ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं, तू स्वामी धर्म पर, देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई, ये पन्नाधाय के उसी अतुलनीय बलिदान को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। पन्नाधाय किसी तरह उदय सिंह को गुप्त रास्ते से चित्तौड़ से बाहर निकालकर सुरक्षित कुंभलगढ़ के किले में ले गईं। वहां के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें पनाह दी और सिसोदिया वंश के उस चिराग को अपनी हिफाजत में रखा, और इस तरह मेवाड़ का असली वारिस, मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित बच गया। और यहीं पर मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि विक्रमादित्य की इसी नाकामी ने, मेवाड़ के इस बुरे दौर ने ही पन्नाधाय जैसी महान आत्माओं के बलिदान और आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे महानायक के उदय के लिए एक जमीन तैयार की? कभी कभी शायद सबसे घने अंधेरे के बाद ही सबसे तेज सुबह होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।